नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, भले होंगे और सही होंगे। तो चलिए आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। और जाने से पहले जो है, आप जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है आप सभी को उपलब्ध हो सके। और जाते जाते एक लाइक भी दिया करिए, ताकि आपके एक लाइक से जो हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए आइए बिना समय को गंवाए हुए आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी लोग जो है साथ में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देते रहिएगा कि इसका आंसर क्या है, और नोटबुक भी ले लीजिए, जिससे आप जो अगर नहीं आता तो आप उसको नोट करिए, ताकि जो है दोबारा आप उसको रिपीट कर सकें। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या 177 या 175। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो कमेंट बॉक्स से इसका आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 177 जो है ये राज्य विधानमंडल के संबंध में जो मंत्रियों का अधिकार है उसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए मैं आपको राज्य विधानमंडल के बारे में कुछ बता देते हैं। जो राज्य विधानमंडल है इसका गठन जो है अनुच्छेद 168 के अनुसार है। ठीक है, कितना? अनुच्छेद 168 में दिया गया है। और ये कैसे बनता है? इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट से मिला करके ये बनता है। तो 3, पहले पाएगा राज्यपाल, और दूसरे पे आएगा विधानसभा, और तीसरा जो है विधान परिषद है, विधान परिषद। और राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 153। कितना? अनुच्छेद 153। ठीक है, और विधानसभा का जो है प्रावधान 170, अनुच्छेद 170 में किया गया है, और विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में। ठीक है, 169 किया गया है। और जो ये विधान परिषद जो है वो मात्र सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो हमारे राज्य विधानमंडल का जो प्रावधान किया गया है इसका, तो अनुच्छेद 168 में है, और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और राज्यपाल का जो है अनुच्छेद 153 में दिया गया है, और विधानसभा का अनुच्छेद 170 में, और विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्य, या भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, या भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कार्यकाल, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 149 में किया गया है, और इसका भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 148 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 148 में। और भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कार्यकाल जो है ये भी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ही आता है, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 6 वर्ष के या तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ठीक है। और इसका जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है इसका भी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ही प्रावधान किया गया है। और सिर्फ 149 में जो है नियंत्रक महालेखक के कर्तव्य एवं कार्य जो शक्तियाँ हैं उनकी, उसका प्रावधान अनुच्छेद 149 में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? बताइए। भाग 5, भाग 3, भाग 4 या भाग 6। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सभी नोट करते चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसमें संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है, भाग 5 में किया गया है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में जो है मूल अधिकार है। ठीक है, क्या है? मूल अधिकार। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अधिकार। ठीक है, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात DPSP। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पुनः बताता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 6 में क्या है?
भाग 6 में जो है राज्यों का संविधान है, ठीक है, ये राज्यों के बारे में, ठीक है, इसमें राज्यों का संविधान है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, राज्यों का संविधान भाग 6 में है। और भाग 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 3 में मूल अधिकार है, और भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। आप सभी नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज को चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद 49 करता है, 59 करता है, या तो 79 मतलब 79 करता है, या अनुच्छेद 89 89 करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 79 जो है अब भारत की द्विसदनीय संसद का जो है प्रावधान करता अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 89 क्या करता है? इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। अनुच्छेद जो है 89 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 64 इसके बारे में बता देते हैं। उपसभापति राज्यपाल से उपराष्ट्रपति से भी संबंधित है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है पदेन क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है। कहाँ का? राज्य का, ठीक है। पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, पदेन अध्यक्ष, ठीक है। और अनुच्छेद 89 बता ही दिया कि ये जो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा। और अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 के बारे में बता दें आपको, राष्ट्रपति की सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ता है, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति की सेवा और शर्तें वेतन भत्ते, ठीक है, या वेतन भत्ता इससे संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 49 जो है ये आपको से कहता है ऐतिहासिक जो स्मारक इमारतें हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान इसमें, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है, ऐतिहासिक इमारतें लिख देते हैं। ऐतिहासिक इमारत, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अनुच्छेद 49 में है ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति की सेवा शर्त और उसके वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 में जो है भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान किया है। और अनुच्छेद 89 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्य का सभापति पदेन सभापति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 64 इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 64 कहता है पदेन अध्यक्ष, जो उपराष्ट्रपति है वो पदेन अध्यक्ष भी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में काम काज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? बताइए कौन सा कहता है अनुच्छेद? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 120 या अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 119। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि जो उल्लेख करता है कि कामकाज जो भी संसद में जो कामकाज है हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे, ठीक है, बोथ ऑफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? बताइए क्या करता है? अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 34? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक। अनुच्छेद 98 क्या कहता है कि प्रत्येक सदन संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिव स्टाफ की परिभाषा करता है, अनुच्छेद 98। और अनुच्छेद 123 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति जो है इसके द्वारा अध्यादेश, ठीक है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के अनुसार, ठीक है, अध्यादेश, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अध्यादेश, ठीक है। और अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 देता है राष्ट्रपति जो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, पालों की नियुक्ति, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? बताइए कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 137? तो कौन सा कहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी इज ए राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 137 जो कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, बताइए किसका, भारत के महान्यायवादी या भारत के राष्ट्रपति या भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक या राज्य के महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर है, आपको सभी पिछले प्रश्न में बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG। ठीक है, कैग। और राज्य के महाधिवक्ता के लिए जो है कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 165। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता है। और राष्ट्रपति के लिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 52। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 52। और भारत के न्यायवादी जो है अनुच्छेद 76। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे, फिर से पुनः बता देता हूँ, भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है, और भारत के राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 52, और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 148। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ठीक है सी है। और राज्य के महाधिवक्ता जो अनुच्छेद 165 में, आप सभी नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है, बताइए, अनुच्छेद 150 या अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 140। तो बताइए क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 140 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित उसके बारे में किया गया है। और अनुच्छेद 143 के बारे में बताया, अनुच्छेद 143 जो कहता है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह जो है सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। ठीक है, और अनुच्छेद 150 जो है, ये जो CAG है, कैग का जो एक प्रारूप तैयार किया जाता है, तो इसी के माध्यम से उसी का प्रावधान अनुच्छेद 150 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आप सभी को नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी, बताइए, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या, विधान परिषद जो है भंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसको समाप्त किया जा सकता है, और ये क्या है, ये ऊपरी सदन है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, पूछता है विधान परिषद जो है क्या है, तो ये ऊपरी सदन है। ठीक है, ऊपरी सदन है, इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। और विधानसभा क्या है, ये निम्न सदन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, निम्न सदन, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, निम्न सदन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और लोकसभा भी जो है ये भी निम्न सदन है। ठीक है, क्या है, ये निम्न सदन है, इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा को जो है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा ये उच्च सदन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये उच्च सदन है। ठीक है, इसको ना तो कभी भंग कर सकते हैं, ना तो कभी समाप्त कर सकते हैं, किसको, राज्यसभा को। और विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों में है। ठीक है, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। ठीक है, आप, मैं उन 6 राज्यों के नाम बता देता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, 6 राज्य हैं जहाँ पे जो है आपके समय विधान परिषद का प्रावधान है। क्या क्या, फिर से पुनः मैं बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए, बताइए, अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 198 या अनुच्छेद 451 या अनुच्छेद 189। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 198 के द्वारा जो है ये कहता है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है इसको समाप्त 104वां जो संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या किया गया था, 333 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित, बताइए, 323 किससे संबंधित है,
लोक सेवा आयोगों के खर्चों से, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से, या लोक सेवा आयोग के कार्यों से, या लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। 323 अनुच्छेद जो है इसको कहता है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, या अनुच्छेद 253, या अनुच्छेद 247? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 247 जो है बेहतर कानून बनाने के लिए प्रशासन के अतिरिक्त अलग अदालत स्थापित करने का जो है शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद कौन सा? 247। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित शक्ति है? बताइए किसमें है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, या अनुच्छेद 317, या अनुच्छेद 315? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 317 जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन करने की शक्ति प्रदान देता है। और अनुच्छेद 324 में क्या है? इसमें जो है निर्वाचन आयोग है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, निर्वाचन आयोग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया? किसके? अनुच्छेद 336, या अनुच्छेद 338, या अनुच्छेद 333, या अनुच्छेद 335? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 338 जो है यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया था? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। HD देवगौड़ा, BP सिंह, चंद्रशेखर, या IK गुजराल? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, IK गुजराल जो है इन्होंने सबसे कम अवधि मात्र कितने दिनों के लिए? सिर्फ 14 दिन। ठीक है, आप इसको नोट करिए कितने, ये पूछ सकता है, 14 दिनों के लिए। ठीक है, ये जो है प्रधानमंत्री जो थे ये, अरे माफ़ी चाहूँगा, ये हाँ गलत लिख दिया मैंने, ये 13 दिनों के लिए। ठीक है, 14 दिन नहीं, 13 दिनों के लिए जो है प्रधानमंत्री के पद पे थे। और कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनके निधन के बाद जो है 27 मई, कितना? 27 मई 1964, ठीक है, से 9 जून 1964 तक। ठीक है, 1964, मात्र 13 दिनों के कार्यकाल के लिए जो है प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम कार्यकाल था इनका। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, IK गुजराल। आप सभी नोट कर चुके होंगे, तो इसको 13 दिनों के लिए आप इसको नोट करिए। 13 दिनों के लिए कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है 27 मई 1964 को से लेकर के 9 जून 1964 तक के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बताइए किसने किया था? अली अहमद हुसैन खां, अनंतलाल, बिस्मिल्लाह खां, या बसंत देसाई? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां के द्वारा जो है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है, बताइए कौन है? MD रामानाथन, या धर्मराज राजा, या बलिदान, या पुरंदरदास? तो बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक, कौन है? पुरंदरदास जी जो है कर्नाटक के संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित और प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? बताइए, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित बृजभूषण काबरा, या पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा और ये काबरा, पंडित बृजभूषण काबरा जी। ठीक है, कौन है? पंडित बृजभूषण काबरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, गिटार को हिंदुस्तानी
संगीत जो है शास्त्रीय संगीत के वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया था किसने? पंडित बृजभूषण काबरा ने। और ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं ये किससे संबंधित हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं संतूर से संबंधित। आप इसको नोट कर लीजिएगा, किससे? संतूर से। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, संतूर, इसको नोट करिएगा। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित। ठीक है, बांसुरी, साहब इसको नोट करिएगा, बांसुरी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, बोन गीत वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से डैश की लोकगीत शैली बताइए, कहाँ की? मेघालय, मणिपुर, असम या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। ये जो है वहाँ के युवाओं के द्वारा, स्थानीय जो युवाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। ठीक है, किसको? बोन गीत को। ठीक है, ये कहाँ का है? असम का है। किसके द्वारा गाया जाता है? युवाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस्ताद मोहीबाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? बताइए, बांसुरी, रुद्रवीणा या सितार या तबला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, किससे? रुद्रवीणा से संबंधित है। ठीक है, इन्हें कौन बजाता है? उस्ताद मोहीबाउद्दीन डागर जो है रुद्रवीणा से। और बांसुरी से आपको मैं पिछले प्रश्न बताया था, बांसुरी से कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी से। ठीक है, और सितार से पंडित रविशंकर। लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, पंडित रविशंकर। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। और तबला से है, आप सभी जानते होंगे, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। ठीक है, और बांसुरी से बता चुका हूं कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित थे? बताइए, किराना, मेवाती, ग्वालियर या आगरा। तो किसे थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेवाती। ठीक है, मेवाती। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जो जसराज हैं ये मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, मेवाती घराना जिसे जयपुर मेवाती घराना भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? जयपुर मेवाती घराना भी कहते हैं। ये क्या हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। ठीक है, ये हिंदुस्तान के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आल्हा गायन डैश कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली। बताइए, कहाँ? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश या पंजाब या असम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आल्हा जो है ये उत्तर प्रदेश के में गाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। ये आल्हा और रूदल के उनके याद में, उनकी वीरता के ये गायन है। ठीक है, एक प्रकार का ये लोक गीत है, प्रमुख शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। बताइए किसके द्वारा? राम नारायण, अनुष्का शंकर या विश्व मोहन भट्ट या असद अली खान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। ठीक है, क्या? विश्व मोहन भट्ट के द्वारा जो है इसको, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो बताइए किसने? आनंद बख्शी हैं, गुलजार है, साहिर लुधियानवी हैं या समीर अंजान है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। कौन है? समीर अंजान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? बताइए, अभी मैं आपको बताया था पीछे, कौन है? निखिल बनर्जी हैं, उस्ताद बिंदा खान है, शिव कुमार शर्मा है या सजाद हुसैन है। तो बताइए, अभी मैं आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जो है एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थी या हैं? तो बताइए, वायलिन से या तानपुरा, बांसुरी या सितार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, किससे संबंधित थी? तो वायलिन से संबंधित थी। कौन? सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की जो है पांडवानी शैली
से संबंधित बताइए। तीजन बाई, शारदा सिन्हा, बिमलक्का या हीरा देवी वैभा। तो कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तीजन बाई ये जो है पांडवानी जो शैली है ये किससे संबंधित है? ये महाभारत से संबंधित है। इसमें जो है पांडवों के जो कौशल थे, उनकी वीरता, उनके प्रख्यात जो थे, उनके बारे में, उनकी बड़ाई, उनके बड़प्पन के बारे में जो है ये एक लोकगीत है जिसमें उनका गा गा के उनके प्रसिद्ध गायनों को किया जाता है। ये कहाँ पे गाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ की। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, ये पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसे पांडवानी नाम दिया गया है। ठीक है, इस गायन में जो है नर्तक पांडवों की कथा को गा गा कर और जैसे नृत्य करते हैं, उसके बाद इसको गा के सबको सुनाते हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन थे? तीजन बाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। कलाकार और वाद्य यंत्र दिया है, पखावज जो है शिव कुमार शर्मा, और सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खां, या तबला जो है किशन महाराज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें नहीं पूछा है सुमेलित, आप इसको एंट्री कर लीजिएगा। एक 3 सही, एक गलत है। तो आपको मैं पिछले प्रश्न में भी बताया था, शिव कुमार शर्मा जो है पखाव से संबंधित नहीं है। बताइए किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो है संतूर से संबंधित है। किससे? संतूर से। आप इसको नोट कर लीजिएगा, संतूर से। और सितार से पंडित रविशंकर हैं, सरोज से अमजद अली खां हैं, और तबला से किशन महाराज जी हैं। आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? बताइए। बांसुरी के हैं, या सरोद के हैं, शहनाई के हैं, या संतूर के हैं? तो बताइए किसके हैं? अभी मैं आपको बताया था पिछले प्रश्नों में। तो इसका राइट आंसर है, आप जो है इसको होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, मैं आप सभी को ये प्रश्न जो है होमवर्क देता हूं, ताकि मैंने अभी पिछले प्रश्न में इसको बताया था, इसका उत्तर देखते कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताता है। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र के से? बांसुरी से थे, सरोद से, शहनाई से, या संतूर से? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, तो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, और आप तो हमारी वीडियो को जो आप लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के हम पुनः उपलब्ध होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।